नमस्कार। शुरुआत वहां से हुई थी जब मैंने लगभग 8-9 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप सबको ये बताया था कि केंद्र सरकार पार्लियामेंट का जो वर्तमान बजट सत्र चल रहा है उसकी शेष अवधि में जब सारे बिल वो अपने पास करा लेगी, जैसे कि वित्त विधेयक वगैरह सब कुछ पास हो गए हैं, उसके बाद एक बड़ा काम सरकार करने का इरादा कर रही है। और वो काम मैंने आपको बताया भी था, वो था लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम। आपको याद होगा कि सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, जो संविधान का 106वां संशोधन था और यह इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। और सरकार ने उस समय यह कहा था कि हम 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे, लेकिन उससे पहले जनगणना कराई जाएगी और उस जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग बनेगा। फिर परिसीमन आयोग सजेस्ट करेगा कि कौन कौन सी नई लोकसभा सीटें बनेंगी और उनमें से कौन कौन सी सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन पिछले 10-15 दिन में, 15 दिन तो कम से कम हो ही गए हैं, एक तेज घटनाक्रम चला कि सरकार अभी हाल ही में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, अगले साल से ही जो कुछ चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उनमें भी ऐसा करने की सोच रही है। और 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहती है। उसमें बाधा यही थी कि अभी जनगणना में 2 साल लगेंगे, तो 2028 तक जनगणना होगी, 2029 की शुरुआत में तो चुनाव ही होने हैं, तो फिर 2 साल कम से कम परिसीमन आयोग को चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनेगा। और उसके बाद वो सीटें तय की जाएंगी और फिर उसके बाद आरक्षण को लागू किया जाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां इस समय सरकार ने बनाई है या जो इरादा उनका होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद सरकार अब कुछ इरादा दूसरा करके बैठी है। सरकार ने कहा है कि हम जो अधिनियम पारित हुआ था, 106वां संशोधन हुआ था सितंबर 2023 में, उसमें हम कुछ बदलाव कर देते हैं और जो 2021 वाली जनगणना है जो अभी इस समय चल रही है उसको हटा करके 2011 वाली जनगणना के आधार पर उसको लागू कर देते हैं। और इसके लिए सरकार ने बड़ी तेजी से काम किया। किरण रिजिजू ने, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, सभी लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी और अमित शाह ने ज्यादातर विरोधी दलों के नेताओं को अपने चैम्बर में, जो पार्लियामेंट में स्थित है, उसमें बुलाकर उनसे बातचीत भी की। केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और टीएमसी, जो 3 विपक्ष के बड़े धड़े हैं, वो उसमें नहीं थे, बाकी सभी से सहमति ले ली गई। और अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। हालांकि इस अधिनियम के मूल प्रारूप में वो जो जनगणना वाली बाध्यता है और परिसीमन वाली बाध्यता है, वो अभी भी टेक्निकली बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन सरकार इस पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, सरकार ने यहां तक कह दिया है कि अगर ये जो पार्लियामेंट का वर्तमान सेशन 2 अप्रैल तक चलना है, इसमें सब पर सहमति नहीं बन पाती तो इसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और शीतकालीन सत्र से पहले ही, और जो अभी मानसून सत्र आएगा उससे पहले ही हम इस कानून को पास कर देंगे। देखिए, अब ये बड़ा टेक्निकल मामला है। वर्तमान में जो ये लंबित चल रही है जनगणना, इसे लेकर के सबके मन में आशंकाएं हैं। कोई कह रहा है कि इसमें जातीय जनगणना होनी है, ये होना है, वो होना है, फलाना होना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दिशा में आम सहमति बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। इन चर्चाओं में मुख्य रूप से लोकसभा सीटों की संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 करने के प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि मौजूदा सांसदों के हितों को सुरक्षित रखते हुए महिलाओं के लिए 273 सीटें सुनिश्चित की जा सके, यानी कि नई सीटें बन जाएं। जो 543 वर्तमान सांसद हैं वो भी चुनाव लड़ लें, भले ही उन्हें अपना क्षेत्र बदलना पड़े। अब चूंकि बजट सत्र संभवतः अब 2 दिन बढ़ाया गया था, 4 अप्रैल को समाप्त होगा और विपक्षी दल अभी भी व्यापक चर्चा और सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं, इसलिए सरकार इस सत्र में विधेयक को पारित करने के बजाय एक विशेष लघु सत्र बुलाकर, जैसे कि नई पार्लियामेंट के समय में एक सत्र बुलाया गया था और उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था, तो इसके लिए भी एक लघु सत्र बुला सकती है। अमित शाह ने संकेत दिया है कि यदि आम सहमति बनाने में कुछ और दिन लगते हैं तो सरकार सत्र को बढ़ाने या बाद में बुलाने के लिए तैयार है।
विपक्षी नेताओं ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि वर्तमान विधानसभा चुनावों तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल इनके समाप्त होने के बाद जून 2026 में एक सत्र आयोजित किया जाए और इसी बजट सत्र के दौरान संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जो अभी एक कल परसों ही एक पारित हुआ है बिल, जिसमें अधिकारों का संरक्षण और संशोधन विधेयक 2026 लेकर के आए हैं ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। और हालांकि यह महिला आरक्षण से बिल्कुल अलग है, लेकिन यह दर्शाता है कि सरकार लैंगिक पहचान और अधिकारों से जुड़े कानूनों में सक्रिय रूप में बदलाव कर रही है। विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे प्रतिगामी बताया है, क्योंकि यह आत्म पहचान के अधिकार को सीमित करता है। इसमें कानूनी और संवैधानिक बाध्यताएं भी महिला आरक्षण को लागू करने में आने वाली हैं। एक जटिल विधायी मार्ग सरकार की मंशा भले ही त्वरित कार्यान्वयन की हो, लेकिन भारतीय संविधान का वर्तमान ढांचा कई ऐसी बाध्यताएं उत्पन्न करता है जिन्हें पार करने के लिए जटिल संसाधनों और व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। देखिए, इस पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 लोकसभा के सदस्यों को अधिकतम संख्या और उनके चुनाव के तरीके को नियंत्रित करता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, निर्वाचित हैं जो 543। सीटों की संख्या को 816 करने के लिए अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में संशोधन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि वर्तमान संवैधानिक सीमा इस तरह के बड़े विस्तार की अनुमति नहीं देती है। यह संशोधन न केवल कुल संख्या को बदलेगा, बल्कि राज्यों के बीच आवंटन के सिद्धांत को भी फिर से परिभाषित करेगा। एक है अनुच्छेद 82, आर्टिकल 82। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के पुनर्संयोजन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान, यानी कि हर जनगणना के बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों का फिर से परिसीमन होना चाहिए, यह अनुच्छेद 82 कहता है। हालांकि 84वें संविधान संशोधन के बाद 2002 में जो हुआ था, यह प्रावधान किया गया था कि राज्यों के बीच सीटों के आवंटन का परिसीमन वर्ष 2026 के पश्चात की जाने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक नहीं किया जाएगा। यानी कि 2002 में जब अटल जी की सरकार थी, उस समय इस प्रकार का अमेंडमेंट किया गया था। यह सबसे बड़ी बाध्यता है। और इस संवैधानिक फ्रीज के कारण सरकार के सामने कई कानूनी चुनौतियां हैं और इसे कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों, क्या 2026 के बाद भी 2011 की जनगणना के 15 या 18 साल पुराने डेटा का उपयोग करके परिसीमन करना संवैधानिक रूप से मान्य होगा? बहुत बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का तर्क है कि यह एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के लोकतांत्रिक सिद्धांत को चुनौती दे सकता है, क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वितरण में भारी क्षेत्रीय असमानताएं आई हैं। और आर्टिकल 82 का संशोधन, उसमें भी पेचीदगियां हैं। 2026 की प्रतीक्षा किए बिना या 2011 के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन शुरू करने के लिए अनुच्छेद 82 में विशेष संशोधन की आवश्यकता होगी, ताकि वर्तमान प्रतिबंधों को हटाया जा सके या उन्हें संशोधित किया जा सके। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है आर्टिकल 334A और 106, इनके जो संशोधन की शर्तें हैं। 2023 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद 334A, जो भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, उसमें यह जोड़ा गया था। उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके बाद के परिसीमन के बाद ही यह प्रभावी होगा। सरकार के वर्तमान प्रयासों का अर्थ है कि उन्हें स्वयं के द्वारा हाल ही में बनाए गए अनुच्छेद 334A को फिर से संशोधित करना होगा, ताकि इस जनगणना परिसीमन की पूर्व शर्त को हटाया जा सके। मैं आपको बता दूं, उस समय विपक्ष ने मांग की थी कि अगर आप महिलाओं को सही मायनों में आरक्षण देना चाहते हैं तो तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए। लेकिन सरकार ने उस समय कहा था कि भाई जनगणना आवश्यक है, जो 2021 की पेंडिंग चल रही है, परिसीमन होगा, नई सीटें बनेंगी तो हम व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि सरकार को यह भी आशंका थी कि जो वर्तमान सांसद हैं 543 के भीतर ही 33% अगर किया जाए तो वो संभव नहीं हो पाएगा और बड़ा विरोध होगा और कोई भी इसके लिए सहमत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो जनगणना परिसीमन की पूर्व शर्त है, इसको हटाने के लिए यह विधायी प्रक्रिया सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसे अपने पिछले रुख
कि जनगणना अनिवार्य है उसका बचाव करना होगा। 2/3 बहुमत और राज्यों का समर्थन चाहिए होगा। चूंकि इन परिवर्तनों के लिए संविधान के मूल प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 81, 82, 170 इन सब में संशोधन की आवश्यकता है, इसलिए सरकार को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त चूंकि यह संशोधन संघीय ढांचे जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसको प्रभावित करता है, इसलिए अनुच्छेद 368(2) के तहत कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के रेटिफिकेशन की भी इसमें आवश्यकता होगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। महिला आरक्षण के कार्यान्वयन के साथ जुड़ी परिसीमन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से भारत के संघीय ढांचे और राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति के संतुलन को प्रभावित करती है। बजट सत्र में यह बहस का एक प्रमुख बिंदु रहा है, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं के कारण। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सबको लगता है कि हमारी जनसंख्या कम बढ़ी है तो हमारा प्रतिनिधित्व कम होगा, और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इन सब में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची रही है तो उनकी सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। इसके लिए तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सरकार ने एक मॉडल निकाला है कि प्रत्येक राज्य की सीटों को समान प्रतिशत यानी कि लगभग 50% से बढ़ाया जाएगा, जिससे राज्यों के बीच सीटों का वर्तमान सापेक्ष अनुपात बना रहे। जैसे यूपी है, यूपी में 80 हैं तो 40 बढ़ा दी जाएंगी। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 50 हैं तो वहां पे 25 बढ़ा दी जाएंगी। तो उस तरीके से रेशो उनका वो ही बना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा पेंच दोस्तों फिर वही है कि 2027 में जो जनगणना होने वाली है संपन्न, जिसकी अंदाजा है शायद 2028 तक भी चले, वो इस्तेमाल करें आप या 2011 वाली इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको 2029 तक इसे लागू करना आसान नहीं होगा। लेकिन 2028 वाली का अगर आप इंतजार करेंगे फिर तो आप इसे भूल जाइए 2033-34 तक भी। तो ऐसे में सरकार को एक रोड मैप बनाना है। यह रोड मैप उन्हें विरोधी दलों को विश्वास में लेकर, विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर के बनाना है, और अगर विपक्षी दल विश्वास में नहीं आते हैं तो फिर यह काम संभव नहीं है। प्रस्तावित कानून के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को रोटेशन पद्धति से बदला जाएगा ताकि समय के साथ सभी निर्वाचन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिले, और 15 साल के भीतर हर सीट एक बार कम से कम महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाए। और आरक्षित सीट कौन कौन सी होंगी इसका चयन लॉटरी के हिसाब से किया जाएगा। यह सब तो ठीक है, लेकिन इसमें जो तकनीकी बाध्यताएं हैं उनको पार करने के लिए सरकार को पूरे घोड़े खोलने होंगे, अमित शाह को पूरे प्रयास करने होंगे, और अभी यह मामला बड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। लेकिन सरकार की मंशा है कि 2029 से पहले इसे कराना है, और लोकसभा चुनाव में सरकार इसे एक बड़े ट्रंप कार्ड के रूप में देख रही है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो होगा ही। और मैं आपको बता दूं कि पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर जैसी विधानसभाओं के लिए विशेष विधेयकों के माध्यम से पहले ही प्रावधान किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र नहीं बुलाए जा सकते, लेकिन फिर भी ये बहुत टेढ़ी खीर है, इसके लिए उंगली भी टेढ़ी ही करनी होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।